जय हिंद दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। तो आइए अपना लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करें। किसका? तो ऑप्टिक्स का। ठीक है। तो कितना नंबर क्वेश्चन होगा आज की क्लास में? 61 नंबर क्वेश्चन होगा। इससे पहले आप लोगों का ऑप्टिक्स का 2 लेक्चर हम प्रोवाइड कर चुके हैं। किस पे? तो यूट्यूब पर। अगर आप लोगों का अगर ये वीडियो देखने में दिक्कत हो रहा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, यूट्यूब सर्च कीजिएगा पीवीआर ऑनलाइन एजुकेशन। आप लोग और प्लेलिस्ट में जाइएगा, आप लोगों को दिखेगा 12 का सारा एक से लेकर हम लोग पूरे के पूरे चैप्टर का क्या कर दिए हैं लोग, ऑब्जेक्टिव का सीरीज बनाते हैं। उसमें ये ऑप्टिक्स का तीसरा एक वीडियो में ही बना सकते थे, लेकिन वो लंबा वीडियो बन जाता है। तो ऑप्टिक्स का कितना वीडियो बना रहे हैं? तो 3 वीडियो बना रहे हैं। और ऑप्टिक्स आप लोगों के लिए जान रहे हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है। इसमें हमने कितना ऑब्जेक्टिव टोटल 99 ऑब्जेक्टिव कराया। आज की क्लास में हम लोग कितना कराएंगे? 60 तो हो चुका है, तो कितना? तो कम से कम 39 ऑब्जेक्टिव आज कराएंगे। ठीक है। और यहाँ के बाद हम लोग तरंग प्रकाशिकी को स्टार्ट करेंगे। क्लियर? चलिए तो आज स्टार्ट करते 61 नंबर। एक चीज और एक बात हम बोलेंगे कि कैसे बनाना, उस बात को याद रखिएगा, क्योंकि आप लोगों के एग्जाम में फिक्स ऑब्जेक्टिव आता है और हम जो तरीका देंगे उस तरीका को अपना लीजिएगा और उस तरीका को याद रखिएगा। क्योंकि आप लोग क्या करते हैं, 61 का याद कर लेते हैं, ये आंसर होता है, लेकिन ऐसे नहीं याद करिए। तरीका यहाँ क्वेश्चन होगा, उसका हम तरीका दे रहे हैं और उस तरीका को याद रखिएगा। तरीका याद रखिएगा और उस तरीके को किसी को समझिएगा कि हाई तरीका से हाई आंसर आता है। ठीक है। तो देखिए कौन सा तरीका, आप लोग क्वेश्चन सबसे पहले पढ़ लीजिए। क्या दिया होगा सर? जब भी क्वेश्चन में आप लोगों को F1 और F2 की फोकस दूरी वाले 2 पतले लेंस किस में रखे होंगे? संपर्क में। तो आपसे क्या पूछा जाएगा? संयुक्त, यानी दोनों को मिला दिया जाएगा तो लेंस बनेगा। ठीक है। तब उसकी क्या पूछा जाएगा? फोकस दूरी पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा सर जी? फोकस दूरी। तो हम एक तरीका दे रहे हैं, तरीका को हम यहाँ नाम दे रहे हैं सूत्र। ठीक है। इस सूत्र से आप लोग निकाल दीजिएगा जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा। सर जी तरीका का नाम बताइए, हम भी निकालना पसंद करते हैं। तो तरीका का नाम है F/F। क्या? 1/F1, यानी पहला फोकस लिख देना नीचे साइड और दूसरा फोकस लिख देना ऊपर साइड। ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, यानी तरीका, जब भी अगर 2 को फोकस दिया होगा और संयुक्त फोकस दूरी पूछेगा तो ये सूत्र लगाइएगा। चलिए तो इसके बाद आप लोग क्या कीजिएगा? सॉल्व कीजिएगा। हम उम्मीद करते हैं आप लोग का बट्टा पका जोर आता होगा। ठीक है। अब यहाँ F1 और F2 का एलसीएम की सर जी कितना होता है? तो F1 गुने F2 होता है। ठीक है। अब यहाँ इसका हम लोग क्या करेंगे? भाग देंगे। तो F1 से F1 रिमूव हो जाएगा, क्या बचेगा? तो F2 बचेगा। यहाँ हम लोगों का F2, बीच में सर जी क्या बचेगा? तो F प्लस होगा और इधर साइड क्या होगा? तो F1 होगा। अब देखो ये जो मान है किसका मान है? 1/, किसका मान है? तो 1/Fe का मान है। अगर आपसे कोई Fe का मान पूछेगा तो क्या हो जाएगा? चलिए कलर को चेंज करते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग का ये चीज। चलिए यहाँ क्या Fe इक्वल टू Fe कैसे निकाल रहे हैं? तो पलट देंगे, यानी 1/Fe का मान जब ये है तो Fe का मान कितना हो जाएगा सर जी? तो कितना हो जाएगा? ऊपर साइड F1 हो जाएगा, फिर F2 हो जाएगा और नीचे साइड क्या हो जाएगा? F1 प्लस F2 हो जाएगा। ये हम लोगों का इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कैसे बना और कैसे आप लोगों को बनाना है समझ जाइएगा। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो F1 और F2 ऊपर रहेगा और बट्टा के नीचे कौन रहेगा? तो F1 प्लस F2 रहेगा। क्लियर कट बात है, समझ में आ रही? तो 61 का राइट आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा? तो C हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। देखो सबका हम लोग एक स्पेशल तरीका देते जाएंगे और उस तरीका को आप लोग क्या करना है? याद करना है कि जब भी F1 और F2 2 को फोकस दिएगा तो क्या करेंगे। ठीक है। 3 को फोकस दिया होगा तो क्या करेंगे। ठीक है। चलिए आप लोगों को एक चीज तो बता दी है, आप लोगों को बहुत बार हम बता भी चुके हैं कि हम जो ऑब्जेक्टिव करा रहे हैं वो तरीके से आप लोग अगर कर लेते हैं तो आप लोग का एक भी ऑब्जेक्टिव छूटने वाला नहीं है। और तरीके को अपनाइए और तरीके से आप लोग क्या कीजिएगा? एग्जाम में बैठिएगा, आप जल्दी जल्दी ऑब्जेक्टिव को टच कीजिएगा। आप लोग एग्जाम में 70 आने वाला ऑब्जेक्टिव आप लोग खुद कहिएगा सर जी हमको 70 आ रहा था, हम इजी 35 को क्या मार्क आ रहा है? तो सही मार्क आ रहा है। ठीक है। तो ये चीज को अभी से तैयारी में जुटे रहिएगा। ठीक है। चलिए आइए, एक द्वि उत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्या कितनी है? तो 30 सेंटीमीटर और कितना है? तो 15 सेंटीमीटर। ठीक है। यदि इसके पदार्थ का अपवर्तनांक कितना दिया हो? 1.5 हो तो इसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। चलिए आप लोग को क्वेश्चन में क्या देगा? अगर मान लीजिए वक्रता त्रिज्या एगो दिया होगा, फिर वक्रता त्रिज्या दूसरा दिया होगा। आप लोग अगर इस क्वेश्चन को लेकर आंसर बनाइएगा तो ऑप्शन में कोनो मैच नहीं करेगा। ठीक है। ऑप्शन में कोनो मैच नहीं करेगा। आप लोग PYQ में देखिएगा तो यहाँ 30 की जगह कितना दिया है? तो सर जी 10 दिया है। कितना दिया? तो 10 दिया है। ठीक है। तो ये 10 लेकर सॉल्व करेंगे, क्योंकि इस 10 को लेकर यहाँ ऑप्शन में कोई ना कोई राइट आंसर है। 30 लेकर सॉल्व कीजिएगा तो क्या होगा? 30 लेकर सॉल्व करने के बाद यहाँ राइट आंसर यानी कोनो ऑप्शन में नहीं दिखाई देगा। 30 लेकर भी सॉल्व कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 30 के जब हम क्या मानकर सॉल्व कर रहे हैं? 10। उसके बाद आप लोग को इसमें आंसर दिखेगा और एक्चुअल में 10 ही है। ठीक है। चलिए तो जब भी अगर ऐसा आएगा, क्या लेंस की वक्रता त्रिज्या 2 गो दी होगी, यानी एगो
दी होगी, फिर दूसरा दिया होगा, फिर क्या दिया होगा, उस लेंस का अपवर्तनांक दिया होगा, और क्या पूछेगा, इसकी फोकस दूरी। तो फोकस दूरी याद रखिएगा, उसकी फोकस दूरी का सूत्र होता है 1/F यानी 1/ लेंस की फोकस दूरी, बीच में बराबर, फिर लेंस का अपवर्तनांक, फिर -1। ठीक है, फिर क्या होगा, तो लेंस का कभी भी देखिएगा तो लेंस को सतह से बना होता है, तो 2 सतह से बना होता है, 1 नंबर सतह, और इधर वाले को हम बोल रहे हैं 2 नंबर सतह। अब इसकी त्रिज्या को हम क्या बोल रहे हैं, R1, और इसकी त्रिज्या को क्या बोलेंगे, तो R2 बोलेंगे। क्लियर, यानी कभी भी कोई लेंस 2 सतहों से बिना होता है, 1 सतह की त्रिज्या R1, दूसरे सतह की त्रिज्या R2। ठीक है, तो यहाँ आप लोग सूत्र पढ़े होंगे, एक की त्रिज्या होता है R1 और बीच में होता है माइनस, फिर क्या होता है 1/R2। ये जब भी अगर आप लोगों को 2 को त्रिज्या दिया होगा, 1 अपवर्तनांक दिया होगा, तो ये सूत्र होगा। याद रखिएगा R2 जो होगा हमेशा प्लस में रखिएगा, माइनस में रखिएगा, और यहाँ सूत्र क्या हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा। यानी दूसरा नंबर जो 15 दिया उसको किस में रखेंगे, तो माइनस रखेंगे, पहला वाले को, यानी पहला सतह की त्रिज्या किस में होगी, तो हम लोग याद रखिएगा प्लस में होगी, दूसरा सतह की त्रिज्या किस में होगी, तो माइनस में होगी। क्लियर, काहे होगी, तो इसके पीछे हम लोग जब कंसेप्ट पढ़ेंगे तो बता चुके हैं। ठीक है, आप लोग अभी क्वेश्चन को लगा रहे हैं, यहाँ इस बात को याद रखिए, पहले सतह की जो त्रिज्या होगी प्लस में होगी, और दूसरे सतह की जो त्रिज्या होगी किस में होगी, तो माइनस में होगी। क्लियर, चलिए, तो यहाँ से सर जी फॉर्मूला का बन जाएगा 1/F। अब म्यू का मान रख दीजिए कितना, 1.5। क्या 1.5 को हम 3/2 लिख सकते हैं, तो काहे नहीं लिख सकते, 3/2 लिखिए, चलो 1.5 लिखिए, बात तो वही है। चलिए, क्या है सर जी, इसमें से एक को घटा दीजिए, दिया है घटा दिए। अब यहाँ से 1/R1, R1 का मान कितना, सर जी 30 के जगह आप 10 बोले, 10 रख दीजिए, कोनो दिक्कत नहीं। फिर माइनस क्या हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा, काहे होगा सर जी प्लस, तो R2 किस में होगा, निगेटिव में। अब पहले से सूत्र में निगेटिव होता है, तो निगेटिव निगेटिव कितना, यानी माइनस माइनस कितना, तो प्लस। ठीक है, 1/ कितना, तो 10 के जगह अब यहाँ लिख रहे हैं 15। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दीजिए, आपको फोकस दूरी निकल जाएगा। चलिए हम सॉल्व कर दिखा देते हैं कि आता है कि नहीं। हम बोल रहे हैं, खाली बोले रहे हैं कि आता भी है। 3/2 में से 1 घटेगा तो कितना होगा, 1/2। आप लोग उम्मीद करते हैं ये बट्टा पर घटाव करने के बाद ये आता है, आप लोगों को समझ में आ गया। यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, और एलसीएम लीजिएगा 2 आ जाएगा, और कितना 3 में से 2 जाएगा तो 1 बच जाएगा। फिर गुना 1/10 और 1/15 को सॉल्व कीजिएगा तो कितना आएगा, 10 और 30 का, 10 और 15 का एलसीएम कितना होगा, तो 30 होगा। 10 या 30, अब 15 दूना 30। ठीक है, यानी ऊपर साइड 5, नीचे साइड 30, काटेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 1/6 आ जाएगा। इधर साइड 1/6, इधर साइड 1/2, कितना हो जाएगा, तो 1/F का मान 1/12 हो जाएगा। अब यहाँ से अगर कोई आपसे F का मान पूछेगा तो खाली क्या कह दीजिएगा, तो 12 कह दीजिएगा, यानी 12 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया, तो सी हो गया, 62 का आंसर नंबर सी। ठीक है, 12 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, क्या दिया है पढ़िएगा, आप लोगों को मालूम चलेगा। अब देखो सेम टाइप का क्वेश्चन आप लोगों को रिपीट होगा, जो पहले हम बता दिए सेम टाइप का क्वेश्चन रिपीट होगा। क्या है, तो दो पतले लेंस, दो लेंस जिनकी क्षमताएं कितना दिया है, देखो इतना ना शॉर्टकट तरीका बताएंगे, आप लोग कहिएगा सर जी सब आता है हमको। लेंस जिसकी क्षमताएं कितना दिया, तो 15D दिया और 5D दिया है, को संयुक्त करने पर संयोजन की फोकस दूरी कितना होगा। तो संयुक्त कर दीजिएगा, और 2 को क्षमताएं दी होगी, तो संयुक्त फोकस कितना होगा, तो कभी भी जो देगा उसको जोड़ दीजिएगा। और जिस रूप में देगा, अगर प्लस में देगा तो प्लस में रखकर जोड़िएगा, और माइनस में देगा तो माइनस रखकर पुट कीजिएगा। यहाँ दोनों के दोनों प्लस में दिया है, एगो सर कितना दिया, तो 15 दिया, एगो कितना दिया है, तो 5 दिया है, दिया है। ठीक है, अब यहाँ से पी का मतलब संयुक्त क्षमता, सर जी पी का मान कितना आ जाएगा, तो 20 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। 20 कितना, डी 20D। क्या क्वेश्चन में कोई दिख रहा है, तो सर जी नहीं दिख रहा है, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन डी नंबर कोई नहीं। और मान लीजिए आप लोगों को हम दे रहे हैं, इसके जगह कितना दे दिया जाए, -15, और इसके जगह कितना दे दिया जाए, तो +5, कितना आंसर आ जाएगा, तो -10D आ जाएगा। यानी जिस रूप में देगा, अगर माइनस में देगा तो माइनस में रखेंगे, प्लस में देगा तो प्लस में रखेंगे, और दोनों शक्ति को हमेशा क्या कर देंगे, तो जोड़ देंगे, और क्या आ जाएगी, तो समतुल्य यानी संयुक्त क्षमता आ जाएगी। क्लियर कट बातें समझे, जब 2 को शक्ति देगा तो दोनों को क्या कर देंगे, तो जोड़ देंगे, और क्या आ जाएगी, तो लेंस की क्षमता आ जाएगी। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए। प्रकाश की एक किरण कांच
कितना दिया है। अब देखो यहाँ हम रिसर्च कीजिए, आप लोग भी देखिएगा पीवाईक्यू में ये क्वेश्चन ऐसे रूप में नहीं दिया, यानी क्वेश्चन गलत टाइप हो गया। क्या क्वेश्चन गलत टाइप हो गया, इसमें बहुत सारी बातें दिया, और कोई भी क्वेश्चन जब तक वो पूरी कहानी ना बोले तब तक हम सॉल्व कैसे कर सकते। तो ये क्वेश्चन 64 नंबर को छोड़ दीजिए। छोड़ काहे दीजिए सर जी, काहे आपको नहीं आता, तो आता है लेकिन क्वेश्चन में पूरा इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसलिए हम इस क्वेश्चन को क्या बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। और देख लीजिए आप लोग मिलेगा इस टाइप का क्वेश्चन कबो आपको जिंदगी में देखने को नहीं मिलेगा। अगर देखने को मिल गया तो कहिएगा कि सर जी आप झूठ बोल रहे थे, ठीक है। अगर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और हाँ एक बात और, अगर आप लोगों को वीडियो समझ में और अच्छा लगे तो एक चीज करिएगा, कमेंट कर जाइए, कमेंट कर जाइए कि वीडियो कैसा आप लोगों को लगा। खराब लगा तो खराब कहिएगा, बढ़िया लगा तो बढ़िया कहिएगा, ठीक है। और एक चीज हम जैसे बता रहे उससे आप लोग अपने दोस्तों को समझाइएगा कि इसका तरीका ऐसे ऐसे होता है, ठीक है। क्या होगा, उस तरीका दूसरे को फैलेगा और उसको भी समझ में आएगा कि आपको भी आता है। आप दूसरे को जब समझा दीजिएगा तो क्या होगा, दूसरे को जब आप समझा दीजिएगा तो आपकी क्षमताएं बढ़ जाएगी, यानी आपकी शक्ति बढ़ जाएगी, ठीक है। चलिए 64 नंबर क्वेश्चन गलती है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। एक उत्तल लेंस, क्या लिखा है, एक उत्तल लेंस। उम्मीद करते हैं उत्तल लेंस कैसा होता है, उसको किसे कहते हैं आप लोगों को मालूम होगा। उत्तल लेंस जिसकी क्या दिया, अपवर्तनांक, अब म्यू किसका सिंबल होता है, तो अपवर्तनांक का सिंबल होता है। कितना दिया, तो 1.5 को पानी में, पानी का अपवर्तनांक कितना दिया, तो 1.33। क्या किया जाता है, डुबोया जाता है, तब यह व्यवहार करेगा। आप लोग को मालूम है जब आप लोग पानी में डुबोते हैं तो उत्तल लेंस की क्या बढ़ जाती है, तो फोकस दूरी बढ़ जाती है। इससे पहले इस टाइप का क्वेश्चन आप लोगों ने बनाया है कि फोकस दूरी क्या हो जाती है, तो बढ़ जाती है। अब मान लीजिए किसी चीज का फोकस दूरी बढ़ जाएगी, देखो फोकस दूरी अगर देखा जाए तो ये हम लोग का लेंस उत्तल है और ये हम लोग का लेंस अवतल है। कौन सा लेंस है सर जी, तो ये अवतल है, ठीक है। इसकी फोकस दूरी क्या होती है, तो ऋणात्मक होती है, और इसकी फोकस दूरी क्या होती है, तो धनात्मक होती है। देखो अगर हम लोग पानी में डुबोते इसकी फोकस दूरी क्या हो जाती है, ऋणात्मक हो जाती, तो बोलते उत्तल किस में बदल गया, अवतल में बदल गया। लेकिन ऐसी बात तो होती नहीं है, हम लोग जानते हैं, इसको सिद्ध भी किए थे कि जब पानी में डुबोते हैं तो फोकस दूरी क्या होता है, तो बढ़ता है। क्या होता है, तो बढ़ता है। तो फोकस दूरी बढ़ता है, इसका मतलब ऋणात्मक नहीं बोला जा रहा है, क्या होता है, तो बढ़ता है। तो फोकस दूरी बढ़ा भी दीजिएगा तो वह क्या किस रूप में रहेगा, तो उत्तले लेंस में रहेगा। लेकिन हाँ प्लस होता क्या हो जाता है, डुबाने के बाद माइनस हो जाता, तो बोलते उत्तल से क्या हो गया, अवतल में बदल गया। लेकिन ऐसी स्थिति नहीं होती, क्या होती है, पानी में जब डुबाते हैं तो फोकस दूरी बढ़ जाती है। और कितना बढ़ती है आप लोग हम बता चुके कि पहले अगर एफ होगा तो फोकस दूरी बढ़कर कितना हो जाएगा, तो 4f हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो पानी में डुबाने के बाद भी लेंस किस तरह का काम करेगा, उत्तल लेंस की तरह ही व्यवहार करेगा। अपसारी प्रिज्म की तरह नहीं करेगा, अवतल की तरह नहीं करेगा, ठीक है। चलिए 65 के बाद 66 पर मूव करते हैं। क्या दिया है, प्रकाश के रंग का कारण। आप लोग जानते हैं प्रकाश के रंग का कारण, आप लोगों को मालूम है क्या, EMW। सर जी EMW का मतलब क्या, विद्युत चुंबकीय तरंग। विद्युत चुंबकीय तरंग में यहाँ और यहाँ यानी दो होता है, सेक्शन यानी परिसर होता है। परिसर किसका सर जी, तो लेमडा का, यानी लेमडा का मान कितना होता है, 400 नैनोमीटर, और ई याद रखिएगा लगभग में होता है नैनोमीटर। ई किसका होता है, तो ये दृश्य प्रकाश का होता है। अब इसमें 400 नैनोमीटर जिसका होता है उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं बैगनी। उसको क्या बोलते हैं, तो बैगनी बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं, तो लाल बोलते हैं। यानी सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य किसका होता है, तो लाल होता है। यानी तरंग दैर्घ्य क्या बता रहा है, तो सर जी कलर को बता रहा है। अगर 400 होगा तो बैगनी होगा, और 800 होगा तो लाल होगा। और आप लोग जानते हैं कि यहीं पर कितना 4 × 10 के पावर 14 हर्ट्ज और 8 × 10 के पावर 14 हर्ट्ज। ये भी क्या बताता है, आवृत्ति भी रंग को बताता है। आवृत्ति यानी इस सेक्शन का ये आवृत्ति और इस सेक्शन का ये आवृत्ति, क्लियर। जब आवृत्ति, तो आवृत्ति और तरंग दैर्घ्य दोनों का बताता है, तो प्रकाश का कलर बताता है। अगर ये तरंग दैर्घ्य तो कलर कौन सा, तो बैगनी। अब आप लोग जानते हैं लैम्डा बराबर क्या होता है, लैम्डा बराबर आप लोग जानते हैं hc/λ। तो लैम्डा बराबर c/, आप लोग ये जानते हैं, क्या जानते हैं सर जी, तो f बराबर यानी आवृत्ति बराबर क्या जानते हैं, c/λ। c/λ यानी देखा जाए तो ये निश्चित है, तो बोल सकते हैं फ्रीक्वेंसी किस पर निर्भर करता है, तो लैम्डा पर निर्भर करता है। जिधर साइड ये कम उधर साइड ये ज्यादा होता है, ठीक है। यानी ये वाला पार्ट इधर रहेगा। हम यही बताना चाहते हैं कि अगर आवृत्ति का मान बताइएगा तो हम बता देंगे वो कौन सा कलर है। जैसे 4 × 10 के पावर 14 हर्ट्ज कौन सा कलर होगा, तो लाल होगा। और 8 × 10 के पावर 14 हर्ट्ज क्या होगा, तो
बैगनी होगा। यानी आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य द्वारा हम लोग किसका मान बता देते हैं, तो प्रकाश के कलर का बता देते हैं। यानी अगर कोई पूछेगा प्रकाश के रंग का कारण क्या है, तो उसकी क्या है, आवृत्ति। इतना आवृत्ति होगा तो ई कलर, इतना आवृत्ति होगा तो ऊ कलर। ई ऊ समझ में आया होगा। चलिए ठीक है। किसी वस्तु का मनुष्य की आंख के रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है। आप लोग जानते हैं रेटिना किसे कहते हैं, तो रेटिना आप लोगों को बता दें किसे कहते हैं, जिस पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो उसे क्या बोलते हैं, तो रेटिना बोलते हैं। और उस पर मान लीजिए ये हम लोग का मानव नेत्र है, मानव नेत्र और आंतरिक परत जो ये होता है उसको ही क्या बोला जाता है, तो रेटिना बोला जाता है। और इस पे जो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है तो कैसा बनता है सर जी, तो बनता तो वास्तविक और बनता क्या है, वास्तविक और उल्टा। लेकिन हम लोगों के अंदर तंत्रिका है, तंत्रिका यानी न्यूरॉन्स है। न्यूरॉन्स क्या करता है, उसको वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब को क्या दिखाता है, बनता ये है लेकिन दिखाता क्या है, आभासी और सीधा, आभासी एवं सीधा, आभासी एवं सीधा। ठीक है, ऐसा प्रतीत होगा, लेकिन बनता कैसा है, तो वास्तविक और उल्टा। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो वास्तविक और उल्टा हो जाएगा। यानी 67 का राइट आंसर क्या, राइट आंसर डी। ठीक है, वास्तविक एवं उल्टा। अगर कोई बोले अब तंत्रिका कैसा दिखाती है, तो काल्पनिक और सीधा, लेकिन पूछा है प्रतिबिंब होता है तो कैसा, वास्तविक और उल्टा। चलिए ठीक है, समझ में आ रहा होगा हम जो बात बता रहे हैं। और एक बार आप कॉपी कलम लेकर बैठिएगा और उस चीज को लिखिएगा, सब चीज को लिखिएगा और अपने से क्या कीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा और देखिएगा मजा बहुत आएगा। कहिए कोई ना कोई आपको समझाया बेस्ट तरीके से, आपको मजा आया होगा। ठीक है, तो कॉपी कलम लेकर पास में बैठिएगा, सब चीज को सॉल्व कीजिएगा। जितना बार सॉल्व कीजिएगा उतना आप लोगों का अच्छा फिजिक्स और क्या हो जाएगा, सॉल्व करने का तरीका बढ़ेगा। आप लोग तो मेहनत बहुत कम कर दिए, आप लोग का सपने बड़े होते हैं लेकिन मेहनत आप लोग की क्या हो गई है, बहुत कम हो गई कि हमारा ई चाहिए, हमारा ऊ चाहिए, लेकिन मेहनत उस ढंग से आप लोग अब कर नहीं रहे। ठीक है, लास्ट टाइम है, लास्ट मौका। अब देखो जीतता वही है जो लास्ट मौके पर उसका कितना फोर्स लगाता है। यानी बल सबसे ज्यादा किसी की अगर देखी जाती है तो लास्ट इंटेंसिटी देखी जाती है। शुरुआत में सब लोग जोश में रहते हैं, लेकिन मिडिल में सबकी जोश ठंडा होता है, लास्ट में और ही ठंडा कीजिएगा तो दिक्कत हो जाएगा। यानी लास्ट का जोश अगर बताएगा कि आपका रिजल्ट कैसा होगा। ठीक है, तो अभी पूरा टाइम अपने लगा दीजिए किसमें, तैयारी में। वक्त का बहुत कम है और तैयारी पूरी लगाइए, पूरी जान झोंक दीजिए कि हमारा रिजल्ट का बेस्ट हो और कैसे हो। कंसेप्ट के साथ आप लोग सब चीज़ पढ़े और सब चीज़ का क्या कर रहे हैं, तो रिवीजन कर रहे हैं। आइए हम लोग 68 को डिस्कशन करते हैं। 68 नंबर सर जी का है, पढ़िए क्वेश्चन का है, विभिन्न दिशाओं में कॉर्निया की वक्रता में असमानता के कारण उत्पन्न दृष्टि दोष होता है। तो यानी विभिन्न दशाओं में कॉर्निया में जो वक्रता केंद्र में असमानता होता है उसके कारण जो उत्पन्न दोष होता है उसका नाम क्या कहिएगा, तो कहिएगा सर जी अबिंदुकता। अब मान लीजिए आप लोगों को डिफिनीशन आ गया कि अबिंदुकता किसे कहते हैं, तो यही वाला चीज लिख दीजिएगा, अबिंदुकता का डिफिनीशन हो जाएगा। ठीक है, यानी वक्रता, कॉर्निया के वक्रता त्रिज्या में असमानता के कारण जो दोष उत्पन्न होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो अबिंदुकता बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो अबिंदुकता बोलते हैं। ठीक ठाक, आगे मूव करते हैं। चलिए, निकट दृष्टि दोष निवारण के लिए, क्वेश्चन तो रिपीटेड है, इससे पहले भी बता दी है। अगर दोष में कौ गो लेटर, 3 गो, तो उपचार में कौ गो, उपचार में 4 गो वाला लेंस, यानी कौन सा, तो अवतल। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो अवतल लेंस। ठीक है, चलिए 69 के बाद 70 पर मूव करते। एक दूरबीन के अभिदृश्यक की फोकस दूरी कितना दिया है, तो 60 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, और 20 गुना यानी m का मान 20 गुना आवर्धन प्राप्त, आवर्धन तो बोल दिया, आवर्धन प्राप्त करने के लिए नेत्रिका की फोकस दूरी होगी। तो सर जी इसका कैसे तरीका होगा, तो हम लोग सटीक तरीका दे रहे हैं। जब भी अगर क्या निकालना हो, ऐसा क्वेश्चन में निकालना हो क्या, एफी का मान, तो आप लोग सूत्र याद रखिएगा, तरीका याद रखिएगा। क्या याद रखिएगा, तरीका याद रखिएगा। तरीका में क्या, यानी अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी ऊपर रख दीजिएगा और नेत्रिका का नीचे रख दीजिएगा। और यहाँ माइनस होता है तो माइनस खाली ऊपर नीचे को बताता है। ठीक है, एक्स का मान कितना दिया, तो 20 दिया है, और एफओ का मान कितना दिया, तो क्वेश्चन पढ़िएगा तो आपको मालूम चलेगा 60 दिया है। कितना दिया, 60 दिया। एफई का मान पूछा, एफई का मान निकालने के लिए एफई को ऊपर सेंड कर दीजिए, 20 को नीचे सेंड कर दीजिए। तो यहाँ से एफई का मान कितना आ जाएगा, तो एफई का मान सर जी आ जाएगा कितना, ऊपर 60 नीचे 20, काटेंगे तो कितना, तो एफई इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। एफई इक्वल टू कितना, 3 सेंटीमीटर। उम्मीद करते हैं किस तरीका से बनाया आपको तरीका समझ में आया। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा और क्या, एम यानी आवर्धन, अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी और नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी में ये तरीका एक संबंध होता है, ये संबंध होता है, इस संबंध को याद रखिएगा। संबंध में क्या, एफओ दिया और एम दिया, क्या पूछा, एफई दिया, तो हमने एफई का मान निकाल दिया, कितना आया, तो 3 सेंटीमीटर आया। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर मूव करते हैं। सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता होती है, आप लोग बात देखो,
अब कोई भी सूक्ष्मदर्शी आप लोग पढ़े होंगे तो उसमें दो सिचुएशन, दो स्थिति होती है। एक कब, एक स्थिति होती है स्थिति नंबर 1, स्थिति 1। स्थिति 1 में यही होता है क्या कि अंतिम प्रतिबिंब, यानी सूक्ष्मदर्शी जो अंतिम प्रतिबिंब बनता है, अंतिम प्रतिबिंब कहां बने, तो एक तो अनंत पर बने और दूसरी स्थिति स्थिति 2, स्थिति 2 में क्या हो, अंतिम प्रतिबिंब अल्पतम दूरी यानी डी दूरी पर बने, अंतिम प्रतिबिंब अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, न्यूनतम दूरी पर बने। इसका मान कितना होता है, तो d इसको बोलते हैं, और d इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, यानी 25 सेंटीमीटर बने। जब दूसरी स्थिति में अगर कोई बोलेगा तो m का मान बताइएगा, m का मान बताइएगा, यानी सरल सूक्ष्मदर्शी के बता रहे हैं, प्लस मतलब m बराबर 1 प्लस डी वाई, यानी d का मतलब आप लोग जानते हैं अल्पतम दूरी, यानी जहां तक आप लोग निकटतम जितनी दूरी पर आप लोग देख सकते हैं उसी को हम d बोल रहे हैं। डी वाई क्या होगा, f होगा, यानी कब, जब d दूरी बनेगा, और इसका मान यहाँ m इक्वल टू क्या होगा, तो d बाई एफ होगा। ठीक है, यानी अगर अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता हो तो आवर्धन का सूत्र d बाई एफ होता है, यानी आवर्धन बराबर क्या होता है, तो d का मतलब जहां तक कम दूरी, जहां तक सबसे कम न्यूनतम दूरी तक आप लोग देख सकते हैं, और f का मतलब इसमें एक ही लेंस होता है, एक ही ना, सरल सूक्ष्मदर्शी में तो एगो लेंस होता है, तो इसको नेत्रिका लेंस बोलिए चाहे अभिदृश्यक लेंस बोलिए, बात तो वही है, लेकिन एक ही लेंस की फोकस दूरी, तो फोकस दूरी और d, यानी d और फोकस दूरी का अनुपात को क्या बोलते हैं लोग, आवर्धन बोलते हैं। यहाँ 1 प्लस डी वाई एफ कब होगा, समझ में आ गया, यानी ऑप्शन में तो डी वाई एफ नहीं दिया होगा, देख लेते हैं, डी वाई एफ नहीं दिया, क्या दिया, 1 प्लस डी वाई एफ दिया है, यानी क्या बोल रहा है, यहाँ दोनों सिचुएशन कब दे नहीं सकता, एक ही देगा, या तो 1 प्लस डी वाई एफ देगा या तो डी वाई एफ देगा। अब बोलेगा तो बोलेगा साधारण स्थिति में, साधारण स्थिति, इसको साधारण स्थिति बोला जाता है, इसको यही बोलिएगा न्यूनतम दूरी पर जब अंतिम प्रतिबिंब बनेगा। चलिए 71 नंबर समझ में आएगा, यानी इसमें सरल सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन कितना होता है, तो 1 प्लस डी बाई एफ होता है, और कब कब कितना होता है ये भी बताती है आप लोग को। चलिए 71 के बाद 72 पर मूव करते हैं। सर जी 72 का है, 72 पढ़िए, एक व्यक्ति जिसका कितना 2.5D सर जी का दिया है, तो क्षमता दिया है, का चश्मा देखे ना, काली काली, ठीक है, चश्मा पहनता है, तो उसका नेत्र दोष क्या होता है, नेत्र दोष कौन सा होता है, और दूर बिंदु कौन होगा, उसका दूर बिंदु कौन होगा। सर जी तो क्वेश्चन में समझ में नहीं हमको क्या करे, तो आप लोग जब क्षमता किस में दियो, देखो 2.5 के आगे कुछ लगा है तो प्लस लगा कि माइनस लगा, तो सर जी प्लस लगा, तो क्षमता को हम लोग आप लोगों को बताए क्या, शक्ति, क्या बताएं, शक्ति। जब क्षमता किस में दिया हो, प्लस में दिया हो, तो समझ जाइए कि अगर क्षमता प्लस में दिया और क्षमता किस में दिया हो, माइनस में, क्षमता किस में दिया हो, माइनस में, ट्रिक बता रहे याद रखिएगा, क्षमता किस में दिया हो, तो माइनस में, तो जब माइनस में दिया होगा तो याद रखिएगा वो कौन सा लेंस होगा, तो अवतल होगा। क्षमता अगर माइनस में तो चश्मा अवतल लेंस का, क्षमता प्लस में तो चश्मा उत्तल लेंस का। अब आप लोगों को अभी बताया उत्तल लेंस से किसका उपचार करते हैं, तो दूर दृष्टि दोष का, और अवतल से किसका उपचार करते हैं, तो निकट दृष्टि दोष का। यानी आप लोगों को तो एक बात तो समझ में आ गया कि हम लोग जो क्षमता अगर प्लस में दिया तो लेंस कौन होगा, उत्तल, और दोष कौन होगा, तो दूर। तो यहाँ से हम लोग देख लेते हैं दूर कोना में दिया, दूर एगो में दिया, तो यहाँ तो मार लेंगे, लेकिन सर जी यहाँ दूर दृष्टि तो ठीक है, दूर दृष्टि कोनो ऑप्शन में दिया नहीं है, लेकिन ऑप्शन ए सही हो जाएगा, लेकिन हम चलो बता भी देते हैं इसका मान। अब ये बिना निकाले भी आंसर हमको निकल गया है कितना, लेकिन दूर बिंदु भी हम निकाल देते हैं, दूर बिंदु कैसे निकलता है, तो देखो दूर बिंदु निकालने के लिए, दूर बिंदु निकालने का तरीका, दूर बिंदु निकालने का क्या तरीका है सर जी, तो दूर बिंदु निकालने के लिए आप लोग क्या, फोकस दूरी का मान निकाल दीजिए, जो फोकस दूरी वही दूर बिंदु। तो फोकस दूरी जब पावर दिया और पावर का मान कितना 2.5D, तो यहाँ से फोकस अगर निकालना चाहे तो फोकस कितना हो जाए, तो 1/2.5D, यहाँ से 2.5 को ऊपर सेंड कर दीजिएगा, ऊपर सेंड कीजिए, देखिएगा सेंटीमीटर में दिया, तो सेंटीमीटर में जब दिया हो तो यहाँ 100 लिख दीजिए, कितना लिख दीजिए, 100 लिख दीजिए, यहाँ 100 ऊपर ये पॉइंट हटेगा तो 100 में एक और जीरो ऐड हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, नीचे 25, ये काटेंगे तो कितना हो जाएगा, तो हम लोग का कितना हो जाएगा, 25 चौका 100, एगो जीरो बच जाएगा, यानी 40 सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर, तो 40 सेंटीमीटर, यानी जो फोकस दूरी वही दूर बिंदु, जो फोकस दूरी वही कौन सा बिंदु, तो दूर बिंदु, यानी दोष में दूर दृष्टि और उसकी दूर बिंदु कितना है, तो 40 सेंटीमीटर, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर मूव करते हैं। आप लोगों को
इस क्वेश्चन में एक चीज और है, मतलब दूर बिंदु का मतलब जो फोकस दूरी होता है ना उसमें क्या लगा देते हैं, माइनस लगाते हैं। माइनस खाली दिशा को बताता है इसमें, ठीक है, कि लेंस के किस तरफ बनेगा, यानी जिस तरफ से किरण आ रही है उसके तरफ बनेगा या जिस तरफ से उसके विपरीत बनेगा, यही चीज इसमें क्या बताता है, माइनस बताता है। चलिए 72 के बाद 73 क्या दिया है, 73 पढ़िए क्वेश्चन। जब सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई क्या की जाती है, तो बढ़ाई जाती है, तब उसकी आवर्धन क्षमता। एक सूत्र बता रहे आप लोग, इस तरीका को अपना लीजिए। तो तरीका बता रहे, क्या बता रहे सर जी, आप तरीका बता रहे। देखो आंसर बताने के लिए हम याद किए कि घटती है बढ़ती है क्या होता है याद आप लोग, लेकिन तरीका जब मालूम होगा तो आप लोगों का क्या होगा, बहुत सारा क्वेश्चन आप लोग बना दीजिएगा। और इसी से क्वेश्चन बन रहा है, तो यही क्वेश्चन आप लोग मतलब यही सूत्र याद रखेंगे कि L बराबर एफ हो। एफ का मतलब अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी प्लस क्या सर जी, प्लस यहाँ न्यूनतम दूरी यानी न्यूनतम स्पष्ट दूरी d, और यहाँ नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी, नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी। ये होता हम लोगों का क्या, m का सूत्र, m का सूत्र। और किसका, तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का। किसका सर जी, तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का, सूक्ष्मदर्शी के आवर्धन क्षमता का, ठीक है। ये संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के आवर्धन क्षमता का सूत्र होता है किस टर्म में, तो एल के टर्म में। यहाँ सब चीज को हटाकर एल और एम के बीच संबंध देखा जाए तो एम और एल में क्या संबंध है, एल एम के समानुपाती है। एल एम के क्या है, समानुपाती, चाहे एम एल के समानुपाती। अगर ई बढ़ेगा तो इहो बढ़ेगा, अगर ई घटेगा तो इहो घटेगा। देख लीजिए क्वेश्चन में, क्वेश्चन में क्या, नली की लंबाई क्या की जाती है, तो बढ़ाई जाती है, तो इहो क्या हो जाएगा, आवर्धन क्षमता बढ़ जाएगी, यानी बढ़ेगा तो बढ़ेगा, घटेगा तो घटेगा। चलिए 73 के बाद आई जो मान लिखे आप लोग तरीका में आप लोग सूत्र लिखते जाइएगा, सूत्र लिखते जाइएगा तो एक चीज आप लोगों का क्या हो जाएगा, सारा सूत्र का रिवीजन हो जाएगा। कौन कौन सूत्र से आप लोग एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, उस सूत्र से आप लोग क्या कीजिएगा, बार बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। वही सूत्र आप लोग बार बार आएगा, वही सूत्रों का रिवीजन कर लीजिएगा। सूत्र बार बार हम सबका लिख दे रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। 73 के बाद 74, खगोलीय दूरदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब बनता है। तो सर जी खगोलीय दूरदर्शी दिखाइए तब ना बताएंगे अंतिम प्रतिबिंब कैसा होता है। तो एक्चुअल में फिजिक्स में खगोलीय दूरदर्शी ऐसा होता है, एक्चुअल में उसका चित्र डायग्राम अलग होता है। चलिए दिखाते हैं फिजिक्स वाला और आप लोग का चैप्टर ऑप्टिक्स में यानी किरण प्रकाशी में, इसमें क्या होता है, तो दो लेंस होता है। क्या होता है, दो लेंस। एक का नाम होता है अभिदृश्यक लेंस, एक का नाम होता है अभिदृश्यक लेंस, दूसरे का नाम होता है तो नेत्रिका लेंस। क्या होता है, नेत्रिका लेंस, ठीक है। क्या पूछा है, प्रतिबिंब। हाँ तो देखो, अगर जानते हैं खगोलीय दूरबीन का काहे लिए उपयोग करते हैं, तो अनंत की वस्तु को देखने के लिए। किस लिए यूज करते हैं, तो अनंत की वस्तु को देखने के लिए करते हैं। तो अनंत पर अगर रखिएगा तो ये जो नेत्रिका लेंस अंतिम प्रतिबिंब बनाता है, और अंतिम प्रतिबिंब यहाँ पर बनाता है। और कैसा बनाता है, कैसा बनाता है, तो आभासी तो बनाता है, आभासी बनाता है, लेकिन वस्तु से क्या बना देता है, तो उल्टा बना देता है। यानी वस्तु अनंत पर है, वस्तु अनंत मतलब ऊपर है तो नीचे बना देता है, इसलिए हम क्या बोलते हैं, तो उल्टा बन जाता है। यानी अंतिम प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो आभासी व उल्टा बनता है। कैसा बनता है, और अंतिम प्रतिबिंब याद रखिएगा नेत्रिका लेंस बनाता है, और कैसा बनाता है, तो आभासी और उल्टा बनाता है। क्लियर। और कोई बोलेगा खगोलीय दूरदर्शी में कौ लेंस, तो दो लेंस। एक लेंस का क्या नाम, तो अभिदृश्यक, दूसरा का क्या नाम, तो नेत्रिका, ठीक है। आइए 75 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। एक दीर्घ दृष्टि वाले व्यक्ति को आवश्यकता होगी। मान लीजिए अगर आपको दीर्घ दृष्टि दोष लिखना चाहिए, नहीं लिखा। एक दीर्घ दृष्टि दोष अगर उत्पन्न हो जाएगा तो उस व्यक्ति को क्या लगेगा, आप चश्मे ना लगा सकते हैं। अब मान लीजिए दिखाई तो दे रहा है तो उपचार तो कुछ करना पड़ेगा। हाँ एक बात तो जरूर है कि प्रकृतिक द्वारा मिल नहीं सकता। अगर मान लीजिए हम लोग का जैसे जैसे आंख मिला वैसे से मिल नहीं सकता। आप लोगों से तो एक रिक्वेस्ट यही रहेगी, रिक्वेस्ट का आप लोगों का सजेशन और आप लोगों का सुझाव यही रहेगा, कभी भी मोबाइल को क्या देखिएगा 30 मिनट से ज्यादा लगातार मत देखिएगा। इससे आप लोगों का माइंड में तनाव उत्पन्न होता है, तनाव उत्पन्न होता है और आंख के खराब होने की चांसेस बहुत ज्यादा होती है। और एक चीज जरूर कीजिए अपने लाइफ में, सुबह उठकर सूर्य की तरफ, सूर्य भगवान की तरफ क्या कीजिएगा, दूर देखिएगा। यानी सुबह उठते उठते आप लोग मोबाइल को मत देखिए, ट्राई कीजिए क्या देखे, दूर किसी वस्तु को देखे। इससे आप लोगों की आंख की खराब होने की चांसेस बहुत कम हो जाती है, ठीक है, बहुत कम हो जाती है। और ना होगा तो चश्मा लालटेन तो बना ही, आप लोग लालटेन लगाते चलिएगा। चलिए सर जी, तो अगर मान लीजिए अगर किसी में दीर्घ दृष्टि दोष उत्पन्न हो गया तो उसका लालटेन किसका होगा, तो अवतल लेंस का होगा। किसका होगा, तो अवतल लेंस का होगा, सॉरी किसका होगा। दूर में दो गो है तो इसमें उपचार में 3 गो आएगा, यानी किस में, उत्तल लेंस का होगा। किसका होगा, तो उत्तल लेंस का होगा। अवतल में कौन होगा, तो निकट में, निकट होगा तो अवतल होगा, ठीक है। यानी 75 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा। एक दूरबीन की अभिदृश्यक, देखो अब सेम टाइप पर आ रहा है।
एक दूरबीन की अभिदृश्यक और नेत्रिका की फोकस दूरियां कितना दिया, तो 20 सेंटीमीटर तथा 2 मिलीमीटर। इस दूरबीन की आवर्धन क्षमता, एक बात आप लोगों को बता देते हैं, अगर इस क्वेश्चन को हम बनाएंगे इसका आंसर नहीं आएगा, कारण सर जी नहीं आने के बाद यहाँ आप लोगों को अगर राइट देखा जाए तो 2 सेंटीमीटर आप लोगों को दिया, लेकिन हमारे टाइप में क्या आ गया, 2 मिलीमीटर आ गया। ठीक है, हम यहाँ से आंसर निकालेंगे, यहाँ आंसर दिखेगा नहीं, अगर 2 सेंटीमीटर करेंगे तो आंसर आ जाएगा। चलिए 2 मिलीमीटर ही मानकर हम लोग आंसर को लाते हैं। अब आइए, आपसे क्या पूछा है, आवर्धन क्षमता। सर जी आवर्धन क्षमता अभिदृश्यक और नेत्रिका के बीच कौन संबंध होता है का, तो अभी अभी संबंध बताए, तरीका बताए कि तरीका ये अपना लीजिएगा कि आवर्धन निकालने के लिए क्या रखिएगा, ऊपर अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी, नीचे नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी, ये तरीका होगा आवर्धन निकालने का। सर जी एफओ दिया है का, तो हाँ दिया है, देखिए अभिदृश्यक का पहला दिया है यानी 20 को ऊपर रखेगा इन सेंटीमीटर, और इसका कितना दिया, तो 2 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर। अब देखो आप लोग ऐसे डायरेक्ट को काट नहीं सकते, सबसे पहले मात्रा को समान किया जाए, यहाँ से एक तरीका सीख लीजिएगा, कभी भी मात्रा को समान कर लीजिएगा, यानी सेंटीमीटर को या तो मिलीमीटर में चेंज कर दीजिए या मिलीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर दीजिए। सबसे अच्छा तरीका होगा सेंटीमीटर को मिलीमीटर में चेंज करना, तो 20 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मिलीमीटर होता है, याद रखिएगा 10 मिलीमीटर, और नीचे साइड 2 मिलीमीटर। मिलीमीटर से मिलीमीटर गायब हो जाएगा और 2 से कितना बार में जाएगा, ये कर देते हैं 10 बार में, उधर 10 बचेगा, 10 दही 100, यानी m का मान कितना आ जाएगा, तो 100 आ जाएगा, और 100 दिया नहीं है। अगर यही सेंटीमीटर में दिया हो तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाता है, सेंटीमीटर में दिया हो तो 10 हो जाता है, लेकिन मिलीमीटर में दिया तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना है, तो 100 है। चलिए 76 के बाद 77 पर मूव करते हैं। अब देखो वही वाला आ गया, सामान्य समायोजन। सामान्य समायोजन का यही मतलब है कि अंतिम प्रतिबिंब जो बनेगा कहाँ बनेगा, तो अनंत पर बनेगा, कहाँ बनेगा, तो अनंत पर बनेगा। ठीक है, तो अनंत पर बनेगा। सामान्य समायोजन में खगोलीय दूरबीन की नली की लंबाई होती है, खगोलीय दूरबीन की नली की लंबाई। देखो खगोलीय दूरबीन बताया ना, एक होगा बड़का, एक होगा छोटका, एक को बोलेंगे अभिदृश्यक और दूसरा को बोलेंगे नेत्रिका। अब इस सिचुएशन में इसकी फोकस दूरी कितना, एफ हो, और इसकी फोकस दूरी एफ ही, इन दोनों को जोड़ देते हैं तो यहां से लेकर यहां तक की दूरी आ जाती है। यही दूरी क्या कहलाती है, एल कहलाती है। एल का मतलब नाली की लंबाई कहलाती है, नाली की, और आप लोगों वाली नली नहीं जो गांव में बहती है, या नली का मतलब ट्यूब होगा ना, जिस ट्यूब से बना होगा क्या, खगोलीय, तो उस नली की लंबाई बोली जाती है। कितना होगा, सामान्य समायोजन की स्थिति में एफओ प्लस एफ ही होगा। एफओ का मतलब अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी, एफ ही का मतलब नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी। क्लियर कट बातें समझ में आ रही। ये सामान्य समायोजन में एल का मान होता है। ठीक है, 77 के बाद मूव करते हैं 78 पे। वर्ण विक्षेपण का दोष, यानी वर्ण विक्षेपण किसमें नहीं पाया जाता, वर्ण विक्षेपण का दोष नहीं पाया जाता है। ठीक है, वर्ण विक्षेपण है कि वर्ण विपथन, देख लीजिएगा। अब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यानी परावर्तक दूरदर्शक, यानी दूरबीन भी दो प्रकार का होता है, एगो किस सिद्धांत पर काम करता है, तो एगो अपवर्तन पर काम करता है, एगो परावर्तन पर काम करता है। और वर्ण विक्षेपण का दोष किसमें नहीं पाया जाता, तो परावर्तन दूरदर्शक में नहीं पाया जाता है। ठीक है, 78 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। 78 के बाद कौन होगा, 89 की 79। ठीक है, बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है, उस मतलब बेलनाकार लेंस, यानी एक बेलन तो ऐसे ही ना होता है। सर जी आपका बेलन थोड़ा टेढ़ा हो गया, चलिए ठीक ठाक बेलन बनाते हैं। ये बेलनाकार लेंस है। अब इसका चश्मा कैसे बनता है आप लोगों को देखने को कभी मिल जाएगा। बेलनाकार लेंस से बने चश्मे का, बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है उस नेत्र दोष का, मतलब बेलनाकार का यूज जब करते हैं जब आप लोगों का कार रख रहा है एरिस्ट एस्टिंग मैजियम। अब देखो एस्टिंग मैजियम क्या है, इंग्लिश नाम है किसका, अबिंदुकता का। अब इसलिए आप लोगों को हम क्लास में ही बोलते हैं, क्या थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इंग्लिश पर, क्योंकि कभी कभी ऑप्शन में ऐसा भी दे देता है कि इंग्लिश नाम दे देता है, हिंदी नाम देना चाहिए लेकिन दे देता है इंग्लिश नाम। अबिंदुकता का इंग्लिश क्या होता है, एस्टिंग मैजियम यहाँ देखो इंग्लिश में दिया है। ठीक है, अबिंदुकता का इंग्लिश होता है, और हम लोग का इंग्लिश कैसे होता है देखिएगा, हम लोग के चारों तरफ आप लोग देखिएगा किसी भी इंग्लिश वर्ड को क्या में लिख दिया जाता है, तो हिंदी में लिख दिया जाता है, और हम लोग क्या समझते हैं तो हिंदी में लिखा, एक्चुअल में वो हिंदी में नहीं लिखा होता है। ठीक है, बहुत ऐसा शॉप देखिएगा, शॉप का दुकान किस में लिखा होगा, तो हिंदी में लिखा होगा, लेकिन एक्चुअल उसका मीनिंग अगर लिखिएगा तो इंग्लिश में होगा। ठीक है, जैसे देखिएगा आप लोग ऐसे लिखा होता है मेडिकल शॉप, मेडिकल,
अब देखो तो ये मेडिकल एक्चुअल में इंग्लिश है लेकिन हिंदी में मेडिकल ऐसे लिख दिया जाता है, ठीक है, मेडिकल की दुकान। चलिए 79 के बाद अब मूव करते हैं 80 पे। पतली झिल्ली के रंगीन दिखने का कारण है। अब पतली झिल्ली का रंगीन काहे लिए दिखता है, तो व्यतिकरण। व्यतिकरण में क्या होता है, तो तरंग एक होता है, तरंग ये होता है हम लोगों का, और दूसरा तरंग ये होता है। इन दोनों का अर्ध्यारोपण करा देते हैं। अर्ध्यारोपण यानी सुपरपोजिशन करा देते हैं। सुपरपोजिशन का मतलब कि मिलना, दोनों तरंग को मिला देते हैं। तो कहीं कहीं आप लोगों को क्या दिखता है, ब्राइट दिखता है, कहीं कहीं क्या दिखता है, चमकीला दिखता है, और इसी कारण क्या दिखता है, पतली झिल्ली आपको रंगीन दिखती है। यानी किस कारण, तो व्यतिकरण के कारण। किस कारण, तो व्यतिकरण के कारण। चलिए 80 के बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं 81। आसमान का रंग नीला, ये तो 10वें में पढ़े, क्या है कारण, प्रकीर्णन। प्रकीर्णन का मतलब आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए 81 के बाद 82। यदि नीले प्रकाश के फोटोनों की ऊर्जा कितनी है, E1, और पीले प्रकाश की फोटोनों की ऊर्जा कितनी है, तो E2। यानी अगर हम पूछेंगे आपसे, क्या पूछेंगे सर जी, तो आप पूछेंगे हम नीला और पीला, ठीक है, नीला प्रकाश की ऊर्जा कितनी है सर जी, तो E1 है, और इसका कितना है, तो E2 है। अब क्या नीला और पीला का ऊर्जा निकालने का कौन तरीका होता है, तो हाँ सर जी होता है Hc/λ1। अब λ1 का मतलब नीला प्रकाश का तरंग दैर्ध्य, Hc का मतलब, H का मतलब प्लांक नियंत्रक, C का मतलब क्या, प्रकाश की चाल। इसका क्या होगा, इसका भी सेम सूत्र होगा Hc/λ2। अब देखो आप लोग ये जानते हैं कि पीला रंग का तरंग दैर्ध्य ज्यादा होता है और नीला रंग का तरंग दैर्ध्य क्या होता है, तो कम होता है, ठीक है, कम होता है। यानी लेमडा का मान किसका ज्यादा होता है, तो सर जी पीला का ज्यादा होता है। लेमडा का मान किसका कम होता है, तो नीला का कम होता है। जब नीचे वाला टर्म कम होता है तो ऊपर वाला यानी पूरा का पूरा टर्म क्या होगा, तो बड़ा होगा। यानी E1 बड़ा होगा, नीचे वाला टर्म क्या है, बड़ा है, तो E वाला क्या होगा, तो छोटा होगा। यानी इस कंडीशन में कौन, तर्क समझ में आ रहा है ना, ऊर्जा का सूत्र Hc/λ होता है। लेमडा नीला का कम होता और पीला का ज्यादा होता, इसलिए E2 कम होगा, E1 ज्यादा होगा। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। कांच की पट्टी में प्रकाश की पथ की लंबाई का समतुल्यांक होगा। ये भी क्वेश्चन गलत टाइप हो गया, देखिएगा ये पूरा का पूरा दिया नहीं है। आप लोग अगर ऑप्शन में मैच करना चाहते तो एंटी दिया होगा, देख लीजिएगा, ठीक है। जब एक किरण स्लैब में प्रवेश करती है तो उसका तरंग दैर्ध्य, स्लैब में प्रवेश करता है तो उसका तरंग दैर्ध्य। अब देखो आप लोग जानते हैं ये हम लोग का कांच की सिल्ली है। आप लोगों को कोई भी टीचर बताया होगा, तो अगर मान लीजिए ये किरण है, अगर इसमें प्रवेश करेगा, इसमें क्या करेगा, प्रवेश करेगा, तो बताया गया होगा कि सर जी प्रवेश जब करता है तो इसका चाल कम हो जाता है। लेकिन इस तरंग दैर्ध्य के बारे में तो कौन चीज नहीं बताया गया, चाल के बारे में बताया गया ना। जब मान लीजिए हवा से कांच के स्लैब में प्रवेश करेगा तो चाल कम हो जाएगा। आप लोग को ये भी मालूम है हवा में कितना होता है, तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। कांच में कितना हो जाता है, चाल, तो 2 × 10⁸ अब देखो हमारे पास चाल और तरंग दैर्ध्य के बीच रिलेशन है। क्या है सर जी, तो चाल बराबर दूरी बट्टा समय। दूरी इसमें लेमडा को लिया जाता है, क्या लिया जाता है, दूरी लेमडा को लिया जाता है, दूरी या समय टी को लिया जाता है। अगर यहाँ से हम रिलेशन निकालना चाहे तो v और लेमडा में क्या रिलेशन होगा, v और लेमडा दोनों एक दूसरे के समानुपाती। अगर v ज्यादा है तो लेमडा ज्यादा होगी, सॉरी लेमडा ज्यादा है तो v ज्यादा होगा, और v ज्यादा है तो लेमडा ज्यादा होगा, और v कम हो रहा है तो लेमडा भी क्या हो रहा है, तो कम हो रहा है। तो देखो प्रवेश जब कर रहे हैं तो चाल क्या हो रहा है, तो कम हो रहा है, तो क्या लेमडा भी क्या हो जाएगा, तो कम हो जाएगा, यानी घटेगी। यानी स्लैब में प्रवेश करते हैं तो प्रकाश का तरंग दैर्ध्य क्या होता है, तो घटता है। क्या होता है, तो घटता है। यानी 84 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 84 के बाद 85 पर मूव करते हैं। 85 प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग की प्रकृति का पृष्ठ। आप लोग हम बता दें प्रकाश कौन सी तरंग होता है, तो अनुप्रस्थ तरंग होता है। और इस चीज को पुष्टि करने वाला जो फिनोमिना वो क्या है, प्रकाश का ध्रुवण है। क्या है, तो प्रकाश का ध्रुवण। यानी प्रकाश का ध्रुवण ही क्या करता है, तो प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग की प्रकृति की पुष्टि करता है। यानी कुछ तर्क होगा ना, तो इस तर्क को इस तर्क को पुष्टि करने के लिए क्या, प्रकाश का ध्रुवण होता है। क्या होता है, तो प्रकाश का ध्रुवण होता है। आइए नेक्स्ट पर मूव करते हैं 85 के बाद। इंद्रधनुष का निर्माण किस कारण होता है। आप लोग जानते हैं इंद्रधनुष बनते हुए हम लोग उम्मीद करते हैं आप लोग देखे होंगे। क्या देखिएगा, बरसात के मौसम बनता है, हल्की हल्की जब बारिश होती है और धूप निकली होती है तो वहाँ इंद्रधनुष बनता है। और किस कारण बनता है, तो वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण आप लोग को मालूम होगा, जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो कितने रंगों में विभक्त हो जाता है, 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। इसी घटना क्या बोलते हैं, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। और इसी कारण क्या बनता है, तो इंद्रधनुष बनता है। ठीक है, चलिए 86 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं 87 नंबर। वायुमंडल की अनुपस्थिति में पृथ्वी की असमान का रंग दिखाई देता है। यानी आसमान का रंग,
आसमान का रंग दिखाई, और जब वायुमंडल आप लोगों के मान लीजिए पृथ्वी के पर नहीं रहेगा तो आसमान का कलर कैसे दिखाई देगा, तो काला दिखाई देगा। कैसे दिखाई देगा, आप लोग जानते हैं नीला काहे दिखाई देता है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। जब वायुमंडल ही नहीं रहेगा, कोई कड़े नहीं रहेगा तो कैसे दिखाई देगा आप लोगों का आसमान, काला दिखाई देगा। ठीक है, काला जैसे आप लोग रात में देखते हैं ना, ठीक है। अब मान लीजिए रात में आप लोग काला काहे दिखाई देता है, सूर्य की रोशनी जब आएगी तब तो प्रकीर्णन होगा, सूर्य की रोशनी नहीं आती तो प्रकीर्णन कहाँ से। ठीक है, लॉजिक ये है। एक प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक कितना है, √2 है, तथा अपवर्तन कोण कितना है, 60 डिग्री। न्यूनतम विचलन के लिए आपतन कोण होता है। अब देखो, न्यूनतम विचलन के लिए आप लोग को एक तरीका जरूर बताए होंगे लोग, कोई ना कोई टीचर, चाहे हम भी बताएं। क्या बताएं, न्यूनतम विचलन की स्थिति में आई और डेल्टा मिनिमम के बीच रिलेशन। आई यानी आपतन कोण बराबर क्या होता है, न्यूनतम विचलन डेल्टा मिनिमम प्लस ए, और नीचे साइड क्या होता है, 2 होता है। अब देखो इस क्वेश्चन में आप लोग फाइंड आउट कीजिएगा तो किसका किसका मान दिया, अपवर्तक कोण यानी ए का मान दिया कितना डिग्री, तो 60 डिग्री। 2 तो दिया ही है, डेल्टा मिनिमम कहीं नहीं दिया, डेल्टा मिनिमम कहीं नहीं दिया, तो डेल्टा मिनिमम आप लोगों को निकालना हो। सर जी डेल्टा मिनिमम निकालने का कौन तरीका है का, तो हाँ तरीका तो है। डेल्टा मिनिमम निकालने के लिए प्रिज्म का अपवर्तन निकाल लीजिए। प्रिज्म के अपवर्तन निकालने का तरीका होता है म्यू बराबर क्या, साइन, और यहाँ होता है डेल्टा मिनिमम यानी आई का मान प्लस a/2, और नीचे साइड क्या होता है, तो नीचे साइड होता है साइन, और अपवर्तन कोण कितना, a/2 हो जाता है। अब देखो अपवर्तक कोण आप लोगों को a का मान दिया है, तो यहाँ से म्यू का मान निकल जाए। म्यू का मान भी दिया है क्वेश्चन में, पढ़िए √2 कितना दिया है, तो √2 दिया। इसको यहाँ सॉल्व करते हैं, तो म्यू इक्वल टू कितना, √2। म्यू बराबर कितना, √2। साइन, चलिए साइन है, साइन लिख दिया। डेल्टा मिनिमम नहीं दिया, डेल्टा मिनिमम निकालने के लिए सब तामझाम कर रहे हैं। ठीक है, प्लस ए दिया है 60। अब देखो 2 को डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहे, इसके नीचे भी लिख दे रहे और इसके नीचे भी लिख दे रहे। ठीक है, और नीचे साइड साइन कितना, ए का मान 60 तो कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। साइन 30 का मान कितना होता है, तो 1/2 होता है। 1/2 कहाँ भेज दीजिए, ऊपर भेज दीजिए। तो ऊपर साइड √2 और 1/2 भेजिएगा तो यहाँ कितना आ जाएगा, तो 2 आ जाएगा। ठीक है, इधर क्या आ जाएगा, साइन डेल्टा मिनिमम बट्टा 2 और प्लस 30 आ जाएगा। अब देखो √2 खाली 2 कितना हो जाएगा, हर परिमेयकरण करने के बाद 1/√2 हो जाएगा। हर परिमेयकरण करने के बाद √1/√2 हो जाएगा। यहाँ है साइन, यहाँ है डेल्टा मिनिमम, अब भाई 2 प्लस 30 डिग्री। अब साइन को इधर भेजिएगा तो इनवर्स में आएगा, और साइन इनवर्स एक 1/√2, 1/2 किसका मान होता है, तो 45, साइन 45 का, तो कट कर कितना आ जाएगा, तो यहाँ 45 डिग्री आ जाएगा। यहाँ कितना, तो डेल्टा मिनिमम बाई 2 प्लस 30। अब मान लीजिए समीकरण के एक साइड अगर प्लस में होगा तो दूसरे साइड अगर आता है तो किस में लिखते हैं, तो माइनस में। तो 30 अगर इधर आएगा तो किस में आ जाएगा, तो माइनस में। तो 45 माइनस 30, ठीक है, इधर साइड डेल्टा मिनिमम बाई 2। ठीक है, अब देखो 45 में से 30 जाएगा तो कितना होगा, तो 15, 15 दूनी 30 हो जाएगा। तो यहाँ डेल्टा मिनिमम का मान कितना, तो सर जी 30 डिग्री। कितना डिग्री, तो 30 डिग्री। क्या मान आ गया, तो नहीं, अभी डेल्टा मिनिमम का मान इसमें रखिएगा तो आ जाएगा। डेल्टा मिनिमम कितना, तो सर जी 30 डिग्री। अपवर्तन कोण कितना, तो 60 डिग्री। ऊपर साइड कितना हो गया, 30 हो गया, 60 हो गया, नीचे साइड 2 है, तो 30 60 कितना, 90, 90/2 कितना, तो सर जी 45 डिग्री। यानी आपतन कोण का मान कितना हो जाएगा, तो 45 डिग्री हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया, तो बी हो गया। क्लियर है, जल्दी जल्दी इसलिए सॉल्व करें, आप लोगों को तरीका हम बता दे रहे हैं, आप लोग रुक रुक के वीडियो को 2-3 बार देखिएगा, आपको समझ में कैसे सॉल्व किए। आई और डेल्टा मिनिमम के बीच ये रिलेशन होता है, और डेल्टा मिनिमम निकालने के लिए हमने किसकी सहायता ली, तो प्रिज्म के अपवर्तन कोण की सहायता ली, और इसकी सहायता से हमने किसका, डेल्टा मिनिमम का मान निकाल दिया और इसमें पुट कर दिया। कितना निकल कर आया, 30, 30 प्लस 60 कितना, 90, और 90/2 कितना सर जी, तो 45 डिग्री। ठीक है, कितना नंबर क्वेश्चन, 89 नंबर। 89 नंबर में क्या दिया, कांच कभी भी अगर देखो, कभी म्यू दे रहा है, कभी एन दे रहा है, तो ये दोनों का दोनों सिंबल किसका होता है, तो अपवर्तनांक का सिंबल होता है। कांच का अपवर्तनांक कितना, तो 1.5 के पतले प्रिज्म, पतले प्रिज्म जब बोलेगा तो सुनिएगा पतला प्रिज्म यानी एंगल यानी प्रिज्म कोण का मान बहुत कम। न्यूनतम विचलन कोण कितना है, तो डेल्टा मिनिमम है, डेल्टा एम का मतलब मिनिमम, तथा अपवर्तन कोण में संबंध यानी डेल्टा मिनिमम और अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण का सिंबल आप लोग जानते हैं क्या होता है, तो आर। यानी दिया है यहाँ चारों के चारों ऑप्शन किसमें, डेल्टा मिनिमम और आर में संबंध है। तो आइए सर जी संबंध कुछ जानते हैं, तो देखो डायरेक्ट कौन संबंध होता नहीं। आप लोग किस में संबंध जानते हैं, अपवर्तक कोण या प्रिज्म कोण और अपवर्तन कोण। हम क्या बोल रहे हैं, अपवर्तक कोण या प्रिज्म कोण बोलिए। अपवर्तक कोण और प्रिज्म कोण में संबंध क्या होता है, सॉरी प्रिज्म कोण और क्या
अपवर्तक कोण में संबंध होता है, ए किसके बराबर होता है, तो r/2 के बराबर होता है। लेकिन सर अब ए और डेल्टा मिनिमम के बीच संबंध होता है, क्या संबंध होता है, तो डेल्टा मिनिमम बराबर आप लोग जानते हैं क्या होता है, तो पदार्थ का अपवर्तनांक -1 और इंटू ए होता है। अब अपवर्तनांक दिया है, कितना दिया है, तो 1.5 दिया है। तो यहाँ से देख लीजिए डेल्टा मिनिमम कितना आएगा, तो 1.5 को हम बहुत बार बोल दिए कि 3/2 लिख सकते हैं और -1 इधर साइड से कौन, तो ए, कौन, तो ए। अब 3/2 में से एक को घटाते तो 1/2 आता है, तो डेल्टा मिनिमम कितना, a/2 हो जाएगा। और a/2 किसके बराबर होता है, तो सर जी r के बराबर होता है। देख लीजिए a/2 किसके बराबर होता है, तो r के बराबर होता है। यहाँ ऊपर हम गलती लिख दिए, यहाँ ऊपर गलती लिख दिए, क्या गलती लिख दिए, r जो होता है, जो r होता है किसके बराबर होता है, a/2 के बराबर, यानी प्रिज्म कोण का आधा डेल्टा मिनिमम की स्थिति में यह अपवर्तन कोण के मान होता है। तो यहाँ से बोल सकते हैं a/2 किसके बराबर, r के बराबर, यानी डेल्टा मिनिमम और r में क्या संबंध होगा, यानी डेल्टा मिनिमम r के बराबर होगा। डेल्टा मिनिमम किसके बराबर होगा, तो r के बराबर होगा। हम क्या बोल रहे हैं, डेल्टा मिनिमम की स्थिति में r a/2 होता है। r क्या होता है, a/2 होता है। हमको डायरेक्ट रिलेशन पता नहीं है तो हमने किसकी सहायता ली, डेल्टा मिनिमम का एक सूत्र होता है, डेल्टा मिनिमम इक्वल टू का μ-1 इंटू ए। म्यू का मान देखिए क्वेश्चन में 1.5 दिया, जिसको हम क्या बोल दिए, 3/2 -1 इंटू ए। इन दोनों को सॉल्व किए तो कितना आ गया, a/2। अब बोल सकते हैं a/2 किसके बराबर, r के बराबर। तो इन दोनों को निकालकर हम बोल सकते हैं डेल्टा मिनिमम किसके बराबर, तो r के बराबर। यानी क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ए नंबर हो जाएगा, डेल्टा मिनिमम बराबर होगा r का। चलिए 89 के बाद मूव करते हैं 90। वायु में एक वर्णी नीले प्रकाश, ये भी क्वेश्चन आप लोगों को देखिएगा, आप लोगों का एक्चुअल में क्वेश्चन ये है ही नहीं है, यहाँ बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिसिंग है, इसलिए क्वेश्चन गलत है। देख लीजिएगा आप लोग का क्वेश्चन गलत है, इस टाइप का क्वेश्चन ही नहीं है, ठीक है। अगर देखिएगा आप लोग को ऑप्शन में दिया होगा 31 से 50, लेकिन कैसे आएगा, क्वेश्चन पूरा रहेगा तब तो समझा पाएंगे। बहुत बड़ा सा क्वेश्चन है, काका लिखा आप लोग पढ़िएगा तब हम क्लियर कर पाएंगे। लेकिन अगर मारना हो तो 31 से 50 मार लीजिएगा, और 90 नंबर टारगेट में दिया, 90 नंबर देख लीजिए, उसका अगर राइट आंसर मारना हो तो 31 से 50 कैसे आएगा नहीं बता सकते, पूरा का पूरा इसका इन्फॉर्मेशन देगा तभी बता सकते। क्लियर। चलिए 90 के बाद अब 91 नंबर, किसी पारदर्शी माध्यम के अपवर्तनांक एवं प्रकाश की तरंग दैर्ध्य में संबंध। अपवर्तनांक यानी अभी दिखा ना n, और तरंग दैर्ध्य नीचे, यानी अगर कोई बोलेगा अपवर्तन और तरंग दैर्ध्य में क्या संबंध होता है, तो ए क्या है, तो कोई भी नियतांक है ए प्लस, इसको बोलते हैं कुशी सूत्र। कौन सा सूत्र सर जी, तो कुशी सूत्र। कौन सा सूत्र है, कुशी सूत्र। कुशी सूत्र क्या बताता है, कुशी सूत्र क्या बताता है, तो कुशी सूत्र बताता है प्रिज्म, अपवर्तनांक और तरंग दैर्ध्य के बीच रिलेशन बताता है, और रिलेशन यही होता है। तो कुशी सूत्र ए बराबर a प्लस बी वाई क्या होता है, लेमडा स्क्वायर, यानी यही होता है हम लोग का दोनों के बीच संबंध। कुशी सूत्र याद रखिएगा, संबंध बता दीजिएगा, ठीक है। चलिए 91 के बाद 92, प्रिज्म द्वारा उत्पन्न स्पेक्ट्रम में लाल रंग के प्रकाश का विचलन सबसे कम होता है क्योंकि उसकी चाल, आप लोग जानते हैं कि तरंग दैर्ध्य ज्यादा है तो चाल भी क्या होगी, ज्यादा होगी। यानी तरंग दैर्ध्य क्या है, प्रिज्म में उत्पन्न स्पेक्ट्रम में लाल रंग का प्रकाश की चाल का विचलन सबसे कम होता है क्योंकि उसकी चाल क्या होती है, सबसे अधिक होती है। आप लोग जानिए अगर विव और यानी बैगनी और लाल की बात की जाएगी और दोनों की चाल की बात की जाए तो चाल इसका यानी रेड का चाल और बैगनी का चाल, रेड का चाल ज्यादा होता है और किससे, बैगनी के चाल से। याद रखिए कारण इसके पीछे क्या है, कारण इसके पीछे इसका कम विचलन होता है, इसका ज्यादा विचलन होता है, ठीक है। यानी अगर प्रिज्म द्वारा उत्पन्न स्पेक्ट्रम में लाल रंग का प्रकाश का विचलन सबसे कम होता है क्योंकि इसकी चाल क्या होती है, तो सभी रंगों से अधिक होती है। सभी रंगों का मतलब 7 कलर, ठीक है। 7 कलर आप लोगों को उम्मीद करते हैं मालूम होगा, विव ग्योर के ट्रिक से याद रखिएगा। विव ग्योर में क्या होता है, तो बैगनी, आसमानी, ब्लू, हरा, पीला, ऑरेंज और रेड, ये सातों के सातों कलर का नाम है। इसमें सबसे ज्यादा चाल किसकी होती है, तो लाल की होती है, ठीक है। चलिए इसलिए इसका विचलन क्या होता है, तो सबसे कम होता है। अब देखो पढ़िए क्वेश्चन, माध्यम द्वारा श्वेत प्रकाश के विक्षेपण तभी संभव है जब, अब देखो विक्षेपण इसका मतलब पूरा का पूरा अगर देखा जाए तो वर्ण विक्षेपण, वर्ण यानी कलर को डिस्ट्रीब्यूट कौन कर सकता है, तो सर जी जल कर सकते हैं, तो हाँ जल तो कर सकता है। मतलब क्या बोल रहा है, तभी संभव है, तभी दिख रहा है, इसी वर्ड के कारण ही गलती हो जाएगा। तभी संभव है, तभी का मतलब कंडीशन डाल दिया कि ये जल होगा तभी का वर्ण विक्षेपण संभव है, तो हाँ ये होगा तो वर्ण विक्षेपण हो सकता है, लेकिन खाली ये होगा तो वर्ण विक्षेपण होगा, ये भी सही नहीं। कांच से वर्ण विक्षेपण हो सकता है, हाँ कांच से भी हो सकता है, लेकिन कांचे से होगा ये जरूरी नहीं है। क्या जल और कांच दोनों से हो सकता है, हाँ हो तो सकता है, लेकिन इन्हीं दोनों से होगा ये जरूरी नहीं है। कोई भी क्या हो सकता है, पारदर्शी माध्यम से हो सकता है। अब देखें कोई भी पारदर्शी माध्यम ले लीजिए और उससे कौन सी घटनाएं करा लीजिए, वर्ण विक्षेपण की घटनाएं करा लीजिए, हो जाएगा, ठीक है।
खाली जल से होगा ये जरूरी नहीं, खाली कांच से होगा ये जरूरी नहीं, जल और कांच से होगा ये दोनों से ये जरूरी नहीं। बोल रहा है किसी भी पारदर्शी माध्यम से आप लोग हो जाएगा। तो पढ़िए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, माध्यम द्वारा श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण तभी संभव है जब माध्यम क्या हो, कोई भी पारदर्शी हो, कोई क्या हो, पारदर्शी हो। इहो पारदर्शी और इहो क्या है, पारदर्शी है। लेकिन यहाँ एक ही वर्ड के लिए गलती हो गया, तभी बोला है, यानी कंडीशन डाल दिया कि इसी से होगा, इसी से होगा, नहीं किसी से, खाली कंडीशन क्या होना चाहिए, तो पारदर्शी होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो 93 के बाद 94 नंबर क्वेश्चन क्या है, प्रकाश की किरण विचलित नहीं होती है। विचलित का मतलब क्या, वास्तविक पथ से भटक जाना, वास्तविक पथ। अब देखो विचलित नहीं होते तो चार सिचुएशन दिए, चार सिचुएशन देखिए। समतल दर्पण से लंबवत परावर्तित होती है, ये दर्पण का नाम है समतल दर्पण। अगर मान लीजिए इस पे किरण कितना डिग्री पर, 90 डिग्री पर आ रही है, तो आप लोग जानते हैं इसी पथ पर क्या हो जाएगी, तो वापस लौट जाएगी। और देखा जाए तो यहाँ विचलन कितना हो गया, तो 180 डिग्री का हो गया। यानी अगर पथ को तो डायरेक्ट अपने विपरीत कर दिया तो विचलन कितना हो गया, तो 180 डिग्री। तो विचलन हुआ ना, विचलन कब नहीं होगा, जब 0 डिग्री होगा, यानी जहां से आ रही है वहीं से चल जाए तब ना कहेंगे विचलन नहीं हुआ। लेकिन जैसे आई वैसे वापस चल गई, तो आपने विचलित कितना कर दिया, तो 180 डिग्री कर दिया। यानी समतल दर्पण कितना विचलित करता है, तो 180 डिग्री। समतल दर्पण से तिरछा, तो आप लोग जानते हैं जितना कोण पर आपतित होगा उतना कोण पर परावर्तित हो जाएगा। तो यहाँ तो विचलन हो रहा है, स्वाभाविक रूप से विचलन हो रहा है। यानी पहले आ रहा था किसी एंगल पर, यहाँ विचलन दिखेगा तो 90 डिग्री होता है। कैसे आता है तो ये बाद में बता देंगे। ठीक है, चलिए तो कितना आता है, यानी लेमडा का मान कितना, तो 90 डिग्री, यानी विचलन हुआ ना, कब नहीं होगा, जब 0 डिग्री होगा। तीसरा नंबर, प्रिज्म से होकर निकलती है। तो आप लोग जानते हैं जब प्रिज्म से प्रकाश निकलती है तो इसका एक बार नहीं 2 बार विचलन होता है। ये तो वास्तविक पथ फिर यहाँ झुक जाता है, यानी यहाँ भी विचलन, यहाँ भी विचलन, यानी लेमडा 1 प्लस लेमडा 2। लेमडा 1 का मतलब पहला सतह से विचलन और दूसरा सतह से विचलन। तो विचलन तो हुआ ना, कुछ हुआ, मान लीजिए 2 डिग्री हुआ, 3 डिग्री हुआ, 4 डिग्री, लेकिन हुआ ना। यहाँ क्या बोला जा रहा है, प्रकाश की किरण का विचलित नहीं होता है। तो विचलित यहाँ 180 हुआ, यहाँ 90 हुआ, यहाँ कितना हुआ, लेमडा 1 प्लस लेमडा 2 हुआ। चौथा नंबर क्वेश्चन पढ़िए। चौथा नंबर, आयताकार पट्टी की समानांतर सतह से क्या होना, अपवर्तित होना। मान लीजिए अगर यहाँ आयताकार पट्टी है, अगर इस पर आप लोग लंबवत आ रहे हैं तो डायरेक्ट निकल जाइएगा, डायरेक्ट क्या हो जाइएगा, निकल जाइएगा। यानी जिस पथ से आ रही है उसी पथ पर एंट्री मारकर बाहर निकल जाइए। यानी अगर लंबवत क्या हो रहा है, अपवर्तित हो रहा है, तो उसका विचलन नहीं होता। यानी यहाँ डेल्टा का मान कितना होता है, तो 0 डिग्री होता है। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। ठीक है, 94 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं 95। ये तो अभी बता दिए। म्यू अपवर्तनांक तथा ए प्रिज्म कोण वाले पतले प्रिज्म का विचलन कोण, अभी बताया ना विचलन कोण के यानी डेल्टा मिनिमम का मान कितना होता है, उस प्रिज्म का अपवर्तनांक म्यू के रूप में दिया तो म्यू लिख देते, यू नहीं म्यू -1, और किससे, प्रिज्म कोण से गुना कर देते। यही क्या आता है, न्यूनतम विचलन कोण का मान आता है। म्यू -1 इंटू ए, मिलाइए, म्यू -1 इंटू ए। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो हम लोग का बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। सूर्य का स्पेक्ट्रम होता है, स्पेक्ट्रम का मतलब होता है पट्टी, और इसमें जो क्या दिखता है, तो रंग दिखता है। क्या दिखता है, तो रंग दिखता है। तो रंग देखो, मान लो अगर बोल रहे हैं कि ये पट्टी है और यहाँ पर आप लोग को मान लीजिए लाल दिख रहा है, कौन दिख रहा है, तो लाल दिख रहा है। फिर कौन दिख रहा है, तो ऑरेंज दिख रहा है। क्या दिख रहा है, ऑरेंज दिख रहा है। फिर क्या दिख रहा है, येलो दिख रहा है। कौन दिख रहा है, तो येलो दिख रहा है। फिर कौन दिख रहा है, ग्रीन दिख रहा है। फिर कौन दिख रहा है, लाल, येलो, पीला, ग्रीन, और उसके बाद कौन था, बीव ग्योर। उसके बाद ब्लू तो ब्लू पर दिखेगा नहीं, बना देते ऐसे सपोज के लिए, ब्लू तो दिखेगा नहीं, बीच में ब्लू मान लीजिएगा, ब्लू। उसके बाद आसमानी आकाश का कलर दिखे ना, आकाश का कलर बनाएंगे, लेकिन यहाँ भी आकाश का कलर दिखेगा नहीं क्योंकि वो भी ब्लू होता है, यहाँ बना देते हैं ब्लू। ठीक है, और लास्ट वाला क्या होता है, बैगनी, वो इस पर नहीं दिखेगा। ठीक है, इस पर खप जाएगा इसलिए नहीं। अब बोल रहे मान लीजिए बीच में गैपिंग हो जाता है, यानी बीच में क्या होता है, आपको काला दिखाई देता है। बीच में क्या दिखाई देता है, काला दिखाई, यानी लाल के बाद काला दिखाई देता, फिर पीला दिखाई देता। तो कहते कि का नहीं है, सतत नहीं है, रेखी है, यानी कुछ रेखा में दिखाई दे रहा है, कुछ रेखा में नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन ऐसा तो होता नहीं है, क्या होता है, हमेशा दिखाई देता है। यानी जैसे ही लाल समाप्त होता है पीला स्टार्ट हो जाता है, पीला समाप्त होता है कौन स्टार्ट हो जाता है, हरा स्टार्ट हो जाता है, हरा समाप्त होता है ब्लू स्टार्ट हो जाता है। यानी कलर का देखिएगा वहाँ काला नहीं दिखाई देता, सतत रूप से बटा होता है। तो हम लोगों का जो सूर्य का स्पेक्ट्रम होता है कैसा होता है, तो सतत होता है। आप लोग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़िएगा, उसमें पढ़िएगा, अगर मान लीजिए बॉक्स होगा, ये बॉक्स होगा,
तो बॉक्स में क्या होगा, यहाँ तो आप लोगों को लाल दिखाई देगा, फिर कौन और कलर दिखाएगा, फिर और कौन, तो इसको हम लोग बोलेंगे रेखीय स्पेक्ट्रम। कौन सा स्पेक्ट्रम, तो रेखीय स्पेक्ट्रम। क्लियर। तो सूर्य का स्पेक्ट्रम कैसा होता है, तो सतत होता है। चलिए 96 के बाद हीरे का अपवर्तनांक याद रखिएगा कितना, 2.42, कितना 2.42 याद रखिएगा। क्वेश्चन इजी सा है, हीरे का अपवर्तनांक। अब इसमें कोनो लॉजिक नहीं होता कि सर जी आया कैसे, आने के पीछे लॉजिक हम लगा सकते हैं, लेकिन इतना भी लॉजिक सब में नहीं लगाया जाए, डायरेक्ट याद रखिए। सी का मान कितना, यानी हीरे का अपवर्तनांक 2.42 होता है। चलिए नेक्स्ट पर मूव करते हैं। और आज की क्लास का 99 को था, 98 को ही है। चलिए एक क्वेश्चन कहाँ गायब हो गए, 98। ये आज की क्लास का लास्ट टॉपिक है, लास्ट टॉपिक नहीं लास्ट क्वेश्चन है। क्या लास्ट क्वेश्चन, क्या, प्रकाशिक पथ। पथ का मतलब समझ में आ रहा है ना, रास्ता, यानी प्रकाशिक पथ बराबर होता है। तो जब भी अगर मान लीजिए प्रकाशिक पथ निकालना है, तो प्रकाशिक पथ का मतलब क्या होता है, प्रकाशिक पथ का मतलब क्या होता है, अगर मान लीजिए कोई भी प्रकाश माध्यम में ना ट्रेवल करता है, किस में ट्रेवल करता है, तो माध्यम में ट्रेवल करता है। या तो इस माध्यम 1 में ट्रेवल करेगा, या तो माध्यम 2 में ट्रेवल करेगा। ऐसा तो होगा नहीं कि माध्यम में ट्रेवल नहीं करेगा, तो माध्यम में ट्रेवल करेगा। अगर मान लीजिए निर्वात होगा तो कुछ और होगा। चलिए मान लेते हैं यहाँ ट्रेवल किया किस बिंदु से, ए बिंदु से बी बिंदु पर। तो कितना दूरी ट्रेवल किया, डी दूरी ट्रेवल किया, और डी दूरी ट्रेवल किया तो हम बोलेंगे इस पथ का रास्ता, ये रास्ता कितना हो, तो इस माध्यम का क्या देख लीजिए, तो अपवर्तनांक देख लीजिए। क्या देख लीजिए, तो अपवर्तनांक देख लीजिए। और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी देख लीजिए, और अपवर्तनांक और दूरी का मल्टीप्लाई कर देंगे तो वही क्या आ जाएगा, वही क्या आ जाएगा, तो प्रकाशिक पथ आ जाएगा। कोई अगर आपसे पूछ रहा है प्रकाशिक पथ का मतलब क्या होता है, तो उस माध्यम का अपवर्तनांक, उस माध्यम का अपवर्तनांक, उस माध्यम में तय की गई दूरी, उस माध्यम का अपवर्तनांक और उस माध्यम में तय की गई दूरी के गुणनफल को ही क्या बोलते हैं, तो प्रकाशिक पथ बोलते हैं। ठीक है, प्रकाशिक पथ का डेफिनेशन भी याद रखिएगा, माध्यम का अपवर्तनांक और माध्यम में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी के गुणनफल को क्या बोलते हैं, तो प्रकाशिक पथ बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका क्वेश्चन का राइट आंसर, तो अपवर्तनांक गुणे पथ की लंबाई, यानी 98 का राइट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को सारा का सारा क्वेश्चन समझ में हमारे बनाने के तरीके और आप लोगों को कंसेप्ट का रिवीजन दोनों का परफेक्ट कॉम्बिनेशन बना होगा और आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। और यहाँ आप लोगों का ऑप्टिक्स समापन होता है। ऑप्टिक्स क्या होता है, समापन होता है। और इससे अगर पिछला वीडियो नहीं देखे तो वीडियो जाकर पीछे प्लेलिस्ट में देखते रहिए। ठीक है, और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो क्या कीजिएगा, कमेंट जरूर कर कीजिए और दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल को क्या कीजिएगा, तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, इसी के साथ थैंक यू।